welcome back to my channel. My name is प्राची शर्मा और आज का सेशन है इलेक्ट्रोलिसिस के मेन एग्जाम्पल्स के ऊपर. सो विल बी टॉकिंग अबाउट टू ऑफ देम. पहला है लेड ब्रोमाइड और दूसरा है वाटर वाला एसिडिफाइड वाटर. सो विल बी वर्किंग ऑन टू एग्जाम्पल्स टुडे. थॉरली डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे. वी लुक एट व्हाट यू नीड टू नो फॉर द एग्जाम्स and what kind of questions may come up. So, without wasting any time for today, let's get started with today's session. Okay, students. तो I hope आपको जो अभी तक हमने पहले सेशंस में पढ़ा था about preferential discharge, ये सब आपको समझ में आया होगा. Because today we are starting from 6.8, that is examples of electrolysis. ये बहुत important है. बहुत सारे आपके बड़े questions can come from this. ठीक है. सो एनी वन एग्जाम्पल दे कैन पिक अप और उसमें से आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप पूछा जा सकता है विद डिफरेंट पार्ट्स इन इट. ऑलराइट, आज शुरू कर रहे हैं हम लेड ब्रोमाइड से. सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोल्टन लेड ब्रोमाइड. पहले सारे स्टेप्स देखेंगे कि क्या क्या इन्होंने दिया है. उसके बाद आई विल डिस्कस द डिटेल्स विद यू एंड व्हाट एल्स यू नीड टू नो अबाउट द एक्सपेरिमेंट. सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट यू आर यूजिंग मोल्टन लेड ब्रोमाइड. ठीक है. मोल्टन हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप सॉलिड लोगे तो जो सॉलिड होता है उसके अंदर यू डू नॉट हैव फ्री आयंस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बाउंड होते हैं. सो दे कैन नॉट एक्चुअली बी फ्री टू मूव अराउंड. तो अगर आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है और मोल्टन से वो सॉलिड स्टेट की तरफ मूव होना स्टार्ट हुआ, सो आपका एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम्स आने लगेंगे. इट वोंट बी अ स्मूथ वन. ठीक है. सो यू हैव टू मेक श्योर टू मेंटेन अ टेम्परेचर ऑफ 380 डिग्री सेल्सियस और अबव, सो दैट जो आपका लेड ब्रोमाइड है वो मोल्टन स्टेट में ही रहे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. आई बात समझ? ठीक है. तो इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया? मोल्टन लेड ब्रोमाइड. टेम्परेचर हमने कितना रखा? 380 डिग्री सेल्सियस के अबव. ठीक है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड ब्रोमाइड इज मेंटेन बाय कंटिन्यूअस हीटिंग ऑन अ बर्नर. मतलब क्या है कि जो आपका ये एक्सपेरिमेंट है, आप यहाँ देखिए. ठीक है. ये आपका जो पूरा बेस है. सो दिस इज द बेस विच इज अ सिलिका क्रूसिबल. आई विल टेल यू व्हाई वी टेक सिलिका. सो इसके अंदर आप लेड ब्रोमाइड रखते हैं. ये हीट कंसिस्टेंटली प्रोवाइड की जाती है ताकि लेड ब्रोमाइड पूरे एक्सपेरिमेंट में पिघला ही रहे. ठीक है. क्योंकि अगर पिघला रहेगा तो आयनाइजेशन होती रहेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स होंगे उसके अंदर, तो आपका एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेंटली चलता रहेगा. इसीलिए इसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. दूसरी बात, सिलिका का ही क्यों लिया? क्योंकि पहली बात तो ये कि सिलिका खुद से एक्सपेरिमेंट में पार्ट नहीं लेगा. ठीक है. इट वोंट बी गिविंग आउट कैसे सिलिका के मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं मिलेंगे. इट विल नॉट टेक पार्ट इन द एक्सपेरिमेंट. दूसरी चीज ये कि वो हीट को अच्छे से ट्रैप करके रखता है. सो ऐसा नहीं है कि आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं पर वो हीट लॉस कर रहा है. नहीं, जो सिलिका है इट विल ट्राई टू होल्ड ऑन टू द हीट एज यू कीप प्रोवाइडिंग मोर हीट, ताकि जो मेन टास्क है लेड ब्रोमाइड वो पिघला रहे, उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है. आई बात समझ? टेम्परेचर कितना? 380 डिग्री सेल्सियस. इलेक्ट्रोलाइट कौन सी? मोल्टन लेड ब्रोमाइड. और जो कंटेनर है उसका मटेरियल क्या है? सिलिका. अब आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रोलिटिक सेल. क्रूसिबल मेड ऑफ सिलिका. ठीक है. ये हमने सिलिका का लिया है. अब इलेक्ट्रोड्स. जो इलेक्ट्रोड्स हम ले रहे हैं, वी आर टेकिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स. हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लेना चाहते हैं पर हमने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स ही क्यों लिया? हमने प्लैटिनम क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्लैटिनम में एंड अप बीइंग अ पार्ट ऑफ द रिएक्शन. वो खुद को अफेक्ट कर सकता है इन सम वेज. इसी वजह से व्हेन यू हैव लेड ब्रोमाइड एज योर इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके साथ आप हमेशा ग्रेफाइट प्लेट्स ही लोगे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के लिए, ताकि इट डज नॉट टेक पार्ट और इट इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल बाय द रिएक्शन दैट इज गोइंग ऑन. आई बात समझ? ठीक है. दे आर कनेक्टेड बाय कॉपर वायर्स टू द टू एंड्स ऑफ द बैटरी. ठीक है. तो ये हो गए आपके ग्रेफाइट के कैथोड एनोड, ये हो गया आपकी बैटरी और आपका कॉपर वायर्स. आई होप आपको मेन कंस्ट्रक्शन, मेन जो आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो आपको लॉजिक समझ में आया. अब क्या होगा? अब आपके पास है लेड ब्रोमाइड. लेड ब्रोमाइड के अलावा और कोई कुछ है नहीं रिएक्शन के लिए. ठीक है. एवरीथिंग एल्स यू आर टेकिंग इनर्ट, या फिर आप ये ध्यान रख के ले रहे हो कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे. तो आपका एजेंडा क्या है? आपका एजेंडा है कि भाई लेड ब्रोमाइड ब्रेक होना चाहिए. लेड ब्रोमाइड क्या है?
PbBr2। तो जब लेड ब्रोमाइड ब्रेक होगा तो आपके पास कौन कौन से आयंस आए, Pb2+ एंड Br-। ठीक है, ये दोनों आयंस प्रेजेंट है। तो अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। आयंस प्रेजेंट Pb2+ और Br-। तो लेड आयंस एंड ब्रोमाइड आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अब इलेक्ट्रोड्स पे होगा क्या क्या। क्योंकि दो ही आपके पास आयंस प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का यह सवाल पैदा नहीं होता, जो है एज इट इज जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। अब एट द कैथोड, कैथोड पे आपका लेड डिस्चार्ज होगा। सो Pb2+ वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Pb बन जाएगा, दैट इज लेड। एनोड पे क्या होगा, Br-1 इलेक्ट्रॉन, Br वहां जाके अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो न्यूट्रल Br बन गया। पर न्यूट्रल Br ऐसे अकेला नहीं घूमेगा, वो बहुत अनस्टेबल है, उसे बहुत परेशानी है ऐसे अकेले घूमने में, वो अपना एक और दोस्त ढूंढेगा। तो जो दूसरा न्यूट्रल ब्रोमीन होगा, उन दोनों को कंबाइन करके आपके पास ब्रोमीन गैस का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, Br2 का मॉलिक्यूल बनेगा, और जो ब्रोमीन गैस होगी वो रेडिश ब्राउन होगी कलर में। ठीक है, अब इसको आप, ये सब चीजें आपको पता होनी क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, जहां पे आपका Br डिस्चार्ज हो रहा है उसके ऊपर आपको स्मॉल स्मॉल बबल्स दिखाई देंगे, रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी डिटेल इसलिए जरूरी है ताकि अगर आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें कि वो रैंडम चीजें आपसे पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं एनोड पे रेडिश ब्राउन फ्यूम्स है, किस चीज की है, रिएक्शन लिखो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ब्रोमीन की है, तो आपको पहला नंबर उसका मिलेगा, दूसरा नंबर आपको मिलेगा ये वाली इक्वेशन लिखने का। ठीक है, तो इसीलिए छोटी छोटी चीजें इंटरकनेक्ट करना आपको आना चाहिए। अब जो एक ओवरऑल रिएक्शन है उसको देखते हैं। तो PbBr2 था जो कि लिक्विड स्टेट में था, इससे आपके पास बना Pb जो कि सॉलिड स्टेट में आया, और Br2 गैस जो कि रेडिश ब्राउन बन के बाहर उड़ गई। अब ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पूरे एक्सपेरिमेंट की, डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ ब्रोमीन इवॉल्व एट एनोड। ठीक है, और सिल्वरी ग्रे मेटल लेड इज फॉर्म्ड एट कैथोड। तो कैथोड के नीचे कलेक्ट होता रहता है आपका सिल्वरी ग्रे मेटल। तो जब आप लास्ट में अपना लेड ब्रोमाइड पलट दोगे तो आप देखोगे नीचे बैठा हुआ है कैथोड के। ठीक है, सो वहां पे डिपॉजिट होता रहता है, क्योंकि जैसे ही वो मेटल बना वो हैवी है, वो ऐसे हवा में थोड़ी ना तैरता रहेगा, वो नीचे आके बैठ जाएगा। ठीक है, सो कैथोड पे नीचे आपको मिलेगा सिल्वरी ग्रे मेटल। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब आपने करंट पास किया, व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑन, द पॉजिटिव लेड आयन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड। जो आपके पॉजिटिव आयंस है वो कैथोड की तरफ गए, उन्होंने वहां से 2 इलेक्ट्रॉन पिकअप करे एंड दे बिकम न्यूट्रल लेड एटम। ठीक है, जो नेगेटिव ब्रोमीन आयन है वो गया एनोड पे, वहां जाके उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और वो एक ब्रोमीन का एटम बन गया। पर ब्रोमीन का एटम बहुत ही बेचैन है, अकेले नहीं रह सकता, उसको चाहिए दोस्त। तो इसीलिए वो एक और Br के साथ कंबाइन करके ब्रोमीन का मॉलिक्यूल बनाएगा। आगे बात समझ। अब आ जाते हैं नोट पे। अब इसमें सारे एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं, कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन ले रहे हो तो वही कंडीशन क्यों ले रहे हो, वो बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले नोट में देखते हैं। सिंस सिलिका इज नॉन रिएक्टिव, सिलिका नॉन रिएक्टिव है, हेंस इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज मेड ऑफ सिलिका। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉन रिएक्टिव है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड इज ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि ना तो भाई वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरी बात क्योंकि वो हाई टेम्परेचर विदस्टैंड कर सकता है, तो जो आप कंसिस्टेंटली उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो उस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन सिलिका क्रूसिबल इज हीटेड स्लोली फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, धीरे धीरे आप उसे गर्म कर सकते हो। अब सॉलिड लेड ब्रोमाइड एक नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का, इसी वजह से आप सॉलिड को यूज नहीं करोगे, यू विल यूज इट इन लिक्विड या मोल्टन स्टेट। Its ions are not free and held together by electrostatic forces of attraction. जो उसके आयंस हैं वो प्रेजेंट तो है, बट दे आर बाउंड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसी वजह से आपको कंसिस्टेंट हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, ताकि जो हीट की वजह से एनर्जी जा रही है अंदर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ब्रेक करके उसको फ्री कर सके, आयंस को फ्री कर सके। The ions become free when lead bromide is in the fused or molten state. Hence, the crucible is heated from outside to keep lead bromide in the molten state. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, ग्रेफाइट एनोड। ग्रेफाइट एनोड ही क्यों यूज करते हैं, इनर्ट तो और भी होते हैं, प्लैटिनम भी इनर्ट है।
So graphite anode is preferred or to other inert electrodes such as platinum since graphite is unaffected by the reactive bromine vapors. जो bromine vapors वहां बन रहे हैं कहाँ पे, एनोड पे जो रेडिश ब्राउन ब्रोमीन वेपर्स बनेंगे, जो आपका प्लैटिनम है वो अपने आप को अफेक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ दैट, पर ग्रेफाइट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसी वजह से हम ग्रेफाइट यूज करेंगे। आई बात समझ? एक क्विक 1 मिनट रिकैप लेते हैं इसका लेड ब्रोमाइड का, जिसको नहीं सुनना आगे बढ़ जाओ दूसरे पार्ट पे। ठीक है, एक क्विक रिकैप लेते हैं। सबसे पहले आप लेंगे मोल्टन लेड ब्रोमाइड। मोल्टन क्यों लेंगे? क्योंकि जब सॉलिड स्टेट में है तो फ्री आयंस नहीं है, कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ओवरकम करके फ्री आयंस बनेंगे। दूसरा, टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा 380 डिग्री सेल्सियस से अबव। क्यों? क्योंकि लेड ब्रोमाइड का मेल्टिंग पॉइंट ही वो होता है। तीसरी चीज, आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा ले रहे हो? आप सिलिका का ले रहे हो। सिलिका का क्यों ले रहे हो? क्योंकि पहली बात तो ये कि सिलिका पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिलिका नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तीसरी चीज, जो सिलिका है वो बहुत हाई टेम्परेचर्स को विदस्टैंड कर सकता है, इसी वजह से सिलिका यूज करेंगे। थर्ड पॉइंट, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे। ग्रेफाइट ही क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जो ब्रोमीन के वेपर्स निकल रहे हैं एनोड पे से, अगर प्लैटिनम लिया तो प्लैटिनम कैन अफेक्ट इटसेल्फ बिकॉज ऑफ एक्टिव ब्रोमीन वेपर्स, बट ग्रेफाइट को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसी वजह से ग्रेफाइट लेंगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, आयंस कौन कौन से हैं। अब देखो, आपने लिया है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, आपका जो कंटेनर है वो भी इनर्ट है, सब कुछ तो आपका इनर्ट है, तो आपका सिर्फ एक ही टाइप के आयन बनेंगे जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के हैं। कौन से हैं? लेड ब्रोमाइड। तो लेड ब्रोमाइड में से कौन कौन से आयन निकले? लेड का निकला और ब्रोमीन का निकला, सो Pb2+ और Br-। कैथोड पे क्या हुआ? लेड ब्रोमाइड गया, उसने वहां से 2 इलेक्ट्रॉन पिकअप करे और लेड का एटम बना के बैठ गया। एनोड पे क्या हुआ? ब्रोमीन गया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और ब्रोमीन का एटम बनाया, पर ब्रोमीन के एटम ने कहा भाई बहुत बोरिंग लाइफ है, ऐसे तो नहीं चल पाएगा, मुझे एक दोस्त ढूंढना पड़ेगा। तो उसने एक और ब्रोमीन के एटम को ढूंढा, साथ में मॉलिक्यूल बनाया Br2, और ये है आपकी रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का? PbBr2 गिविंग यू Pb प्लस Br2। ठीक है, अब जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ऑब्जर्वेशन, रेडिश ब्राउन फ्यूम निकल रही है एनोड पे, किस चीज की है भाई? ब्रोमीन की है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, कैथोड पे सिल्वरी ग्रे मेटल डिपॉजिट होता है। 2 आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अब एक्सप्लेनेशन हमने आपको भी एक्सप्लेन कर दी है, नोट पे आके फटाफट देख लेते हैं कि कोई पॉइंट तो नहीं मिस किया हमने। तो सिलिका नॉन रिएक्टिव है, इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यूज हो रहा है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बी पार्ट, ए पार्ट में है कि लेड ब्रोमाइड को हम मोल्टन स्टेट में ही लेंगे क्योंकि सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर है, फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब आप कंसिस्टेंटली हीट प्रोवाइड करते हो तो आपके इनफ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट आपके आयंस ब्रेकआउट हो जाते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, मतलब लास्ट पॉइंट, ग्रेफाइट ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता, किससे नहीं पड़ता? ब्रोमीन के वेपर से। कहां पे आ रहे हैं ब्रोमीन के वेपर्स? एनोड पे आ रहे हैं, उससे ग्रेफाइट को फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। चलिए भाई, गुड जॉब गाइस। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड एग्जाम्पल। अब ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। चलिए, क्या क्या समझ में आया? एक तो ये समझ में आया एसिडिफाइड वाटर मतलब पानी के अंदर एसिड ऐड किया होगा कोई। ऊपर से ये समझ में आया कि प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। चलिए, अब क्या समझना है हमें? सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि पानी को एसिडिफाई करने की जरूरत क्या पड़ रही है भाई। तो समझिए, पानी होता है एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। पोलर कोवलेंट कंपाउंड का मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि वो इतनी आसान, जो प्योर वाटर है वो इतनी आसानी से उसके आयंस नहीं बनेंगे। जो प्योर वाटर है उसके अंदर सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही एग्जिस्ट करते हैं, आयंस नहीं होते। तो उसको आपको किसी तरीके से वाटर को ब्रेक करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नली कोई फोर्स देनी पड़ेगी। तो इस केस में आप एक एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हो, क्योंकि जब आपने एसिड उसमें ऐड किया तो एसिड इस प्रोसेस को थोड़ा फास्टन कर देता है कि वाटर का जो पोलर नेचर है, पोलर का नेचर का मतलब क्या है? मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है AB, इसकी पोलर नेचर है। पोलर नेचर का मतलब ये है कि वो पोल्स है उसमें। पोल्स का मतलब ये कि A के पास मान लो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है
और बी के पास मान लो स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये दोनों हल्के हल्के एक दूसरे से दूर है, स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज लेके। आई बात समझ? ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक एलिमेंट है आपका, वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ पुल करके रखेगा। वैसा ही वाटर के केस में होता है। तो वाटर के केस में जो आपका स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही आपने एसिड आया, एसिड उस पोल्स को यूज करके ना उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, कैसे? मतलब कि आपके पास मान लो कि पानी है H2O, तो आपके पास H प्लस OH माइनस, ठीक है, इस तरीके के आपके आयंस है। इसकी जो ब्रेकेज है वो किसकी वजह से फैसिलिटेट हो रही है? वो हो रही है आपके एसिड की वजह से फैसिलिटेट, क्योंकि जब एसिड आ रहा है, एसिड कह रहा है भाई पोलर्स हो, अलग अलग हो, फटाफट आ जाओ, फटाफट अलग अलग हो जाओ, तो वो आके उनको सेपरेट आउट कर देता है, पोल्स को ब्रेक करना जानता है। ठीक है, अब देखते हैं कि एसिड यूज कौन सा हो रहा है। सो यू आर यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेफर्ड बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब एज द प्रोसेस इज हैपनिंग, वोलेटाइल का मतलब है कि ऐसे वेपराइज हो जाते हैं, तो ये नॉन वोलेटाइल यूज करेंगे ताकि एक्सपेरिमेंट अगर लंबा भी चले तो यू आर नॉट लूजिंग ऑन योर एसिड। वाइल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर वोलेटाइल एसिड्स। ठीक है, ये यूज नहीं करते। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि वो वोलेटाइल है। अब इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं प्लैटिनम फॉइल्स विच आर इनर्ट कनेक्टेड बाय कॉपर वायर्स टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। कौन से हम यूज कर रहे हैं? प्लैटिनम यूज कर रहे हैं। अब आयनाइजेशन ऑफ वाटर समझ लो। वाटर इन प्योर स्टेट कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला पॉइंट मैंने आपको यही बताया कि जब पानी प्योर स्टेट में है, उसके अंदर कोई आयंस प्रेजेंट नहीं होते, वो प्योर मॉलिक्यूल स्टेट में होता है, सारे मॉलिक्यूल होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पानी एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव है, अपने घर के अंदर ही थोड़ा सा बंटवारा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स आती है, ये बंटवारा कंफर्म होकर अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा ही तो होता है, अगर किसी फैमिली में लड़ाई चल रही हो, थोड़ा थोड़ा आप अलग अलग कमरों में रह रहे हो, एक दूसरे से कम बात कर रहे हो, पर किसी ने आके और आपकी लड़ाई करवा दी, तो आप 100% अलग हो जाओगे। वही इस केस में हो रहा है, पानी ऑलरेडी अलग अलग कट के चल रहा है एक दूसरे से। ठीक है, दोनों में लड़ाई चल रही है, एसिड आया, एसिड ने और तगड़ी लड़ाई करा दी, तो उनका घर ही अलग कर दिया। ठीक है, ये हो रहा है। सो व्हेन ट्रेसेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड, एज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड catalyzes this ionization, hence electrolysis of acidified water is considered as an example of catalysis. तो अगर आपसे पूछा जाए कैटालिसिस का मतलब क्या है, तो कैटालिसिस मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो किसी कैटलिस्ट की मदद से हो रहा है। इस घर का बंटवारा सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से हो रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका एक कैटलिस्ट है जो हेल्प इन आयनाइजेशन, क्योंकि जब तक ये अलग नहीं होंगे तो आयंस नहीं बनेंगे। अलग करवाने में मदद कौन कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक हुआ एक कैटलिस्ट, और जो ये पूरा प्रोसेस है इसे बोलेंगे कैटालिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटालिसिस। आई बात समझ? चलिए, ये बातें मैं ऐसे इसलिए बता रही हूं ताकि दिमाग में फिट हो जाए, याद हो जाए, भूलो नहीं। उसके बाद आ जाओ इसके सेटअप पे। अब अगर आप सेटअप देखो तो ये है आपका कैथोड, यहाँ पे आपका ये रहा आपका एसिडिफाइड वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड एडेड है इसमें। ये आपका कैथोड एनोड, कैथोड एनोड को इन्होंने ऐसे क्यों बनाया है, और यहाँ पे इन्होंने कलेक्टिंग जार्स क्यों बनाए हैं? क्योंकि दोनों ही जगह गैस लिबरेट हो रही है, तो और ये दोनों ही आपकी ट्रांसपेरेंट गैसेस हैं। ठीक है, आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगी, ब्रोमीन की तरह आपको फ्यूम्स के कलर्स नहीं दिखाई देंगे। इसी वजह से आपको दोनों गैसेस कैप्चर करनी है ताकि ताकि आप बाद में टेस्ट करके देख सको कि कौन सी गैसेस बनी है। ठीक है, दैट इज द रीजन ये एक्सपेरिमेंट ऐसे किया गया था। एंड मोर ओवर आप ये गैसेस बाद में किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, तो यू कैन स्टोर देम। बट मेन रीजन यही है कि दोनों ट्रांसपेरेंट गैसेस है, अगर हम कैच ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा गैसेस बनी कौन सी थी। ठीक है, आगे बढ़े। ये आपके प्लैटिनम के आपके इलेक्ट्रोड्स दिख गए आपको, बीचों बीच जा रहे हैं दोनों, ये रहा और एक ये रहा। ओके, अब आयनाइजेशन ऑफ एसिडिफाइड वाटर। पानी और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों आयंस में ब्रेक डाउन होंगे। जब पानी ब्रेक डाउन हुआ तो आया H प्लस और OH माइनस आयंस। जब H2SO4 ब्रेक डाउन हुआ तो आया H प्लस और SO4 2 माइनस आयंस। ठीक है, अब अगर आप देखो तो पॉजिटिव आयन तो एक ही है H प्लस, तो यही जाएगा। नेगेटिव आयंस आपके दो है, पर क्योंकि OH नेगेटिव आपकी प्रेफरेंशियल लिस्ट में नीचे आता है,
ठीक है, टूवर्ड्स द डाउन साइड, तो इसी वजह से उसका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा, SO4 का नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया बिफोर मूविंग ऑन टू द इक्वेशन। पॉजिटिव आयंस देखोगे तो पॉजिटिव आयंस एक ही है H+, तो वही जाएगा। नेगेटिव आयंस दो हैं, दोनों में से OH नेगेटिव प्रेफर्ड होगा, क्योंकि दोनों में OH नेगेटिव अपनी लिस्ट में नीचे की तरफ आता है। आगे बात समझ, फटाफट अब देख लेते हैं कि क्या हो रहा है रिएक्शन में। अब आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, तीन तरीके के आयन है, H+, OH-, SO4 2-। पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, जो ओवरऑल आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसमें पानी के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं हुए हैं, धीरे धीरे होते रहेंगे जैसा रिएक्शन आगे बढ़ेगा। पर जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन नहीं होते। ठीक है, इसी वजह से मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करेंगे। अब रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा? हाइड्रोजन मस्त मौला अकेला पॉजिटिव है, मस्त मौला घूमता फिरता जाएगा कैथोड के पास, H एटम बनाएगा। अब H एटम ब्रोमीन की तरह बहुत ही वेल्ला है, बहुत ही बोरिंग लाइफ है उसकी, तो वो एक और हाइड्रोजन को ढूंढेगा। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं। Hydrogen ions H+ being the only positive charged ions migrate to the cathode. Since the cathode is a reservoir of electrons, H+ gains an electron and become a neutral hydrogen atom. H+ वहां पहुंचा, उसने एक हाइड्रोजन का एटम लिया और H का एटम बनाया। ये H का एटम बहुत बोर्ड है अपनी लाइफ में, ब्रोमीन की तरह, वो चाहेगा भाई किसी से दोस्ती हो जाए। तो दोस्ती करने का सबसे आसान तरीका, अपने ही जैसे किसी वेल्ले को ढूंढ लो, मतलब H को H से कंबाइन करो तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। सो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल एंड दिस कम्स आउट एज हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। आई बात समझ? अब आ जाओ एनोड पे। अब एनोड पे अब आपको रियलाइज हो रहा है कि हमारे पास दो टाइप के आयंस हैं, तो हमें ये डिसाइड करना है कौन सा प्रेफर्ड होगा। सो द SO4 2- एंड OH नेगेटिव बोथ माइग्रेट टू एनोड, दोनों चले तो गए एनोड के पास, मगर OH being lower in the electrochemical series is discharged preferentially. OH नेगेटिव ही डिस्चार्ज होगा because it will be preferred over SO4 2-। अब देख लेते हैं कि जब आपका OH नेगेटिव डिस्चार्ज होता है तो क्या होगा। अब OH नेगेटिव के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो गया एनोड के पास, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, भाई रख लो। अब जब रख लिया तो OH एटम बन गया। ठीक है, सो मतलब OH नेगेटिव था, उसने OH +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो OH अकेला रह गया। मैं इसे एटम भी नहीं कह सकती क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं। सो OH रह गया। अब ये OH बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है, इसे भी सेम फीलिंग्स हैं जैसी ब्रोमीन और हाइड्रोजन को थी, अकेला रहना बहुत मुश्किल है, दोस्ती करना बहुत जरूरी। तो अब ये क्या करेगा? OH प्लस एक और OH को ढूंढेगा और दोनों के साथ कंबाइन करके अब क्या बनेगा? एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब अकेला ऑक्सीजन बाहर आ गया। अब ये ऑक्सीजन कैसे अकेला रह सकता है जब सबके सब ने अपनी दोस्ती बना रखी है? ये ऑक्सीजन कैसे अकेले रह जाएगा? ठीक है, ये तो फिर गलत बात हो जाएगी ना उसके साथ। तो ऑक्सीजन भी सेम फील करेगा, उसे अलग फोमो हो रहा है। सो व्हाट विल ऑक्सीजन डू? ऑक्सीजन वुड बी लाइक आई विल आल्सो लुक फॉर एन ऑक्सीजन एंड आई विल डिस्चार्ज एज ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका एनोड है वहां एक तो पानी का मॉलिक्यूल पूरा बना है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पूरा बना है। आई बात समझ? चलिए एक बार पढ़ते हैं। OH नेगेटिव लूजेस वन इलेक्ट्रॉन टू द एनोड एंड बिकम्स न्यूट्रल OH। तो OH नेगेटिव था, उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो OH बन गया। The combination of OH forms water with the liberation of oxygen which is given off at anode. तो OH प्लस OH ने वाटर मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन बनाया, ये ऑक्सीजन को फोमो हो गया तो O प्लस O ने एक ऑक्सीजन गैस बना दी। सिंस अब ये बात समझ में आ गई कि ये मेथड, ये चीजें हो रही है। ठीक है, अब जो ये नेक्स्ट पार्ट है ना, ये थोड़ा ध्यान से समझना। अब क्या होता है कि SO4 2- तो भी एनोड पे खड़ा तो है ना, और जो आपका H+ आयंस है वो डिस्चार्ज होते जा रहे हैं कैथोड पे। तो इस वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो आपका H+ की जो नीड है, मतलब आप उसे कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ HCl, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो आपकी एसिडिटी है, एसिडिटी किससे पता चलती है? H+ के कॉन्सेंट्रेशन से। तो जो आपकी ओवरऑल मिक्सचर की, जो आपका ओवरऑल सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन में आपके जो H+ आयंस है वो कम होने लगते हैं। तो जैसे ही वो कम होने लगेंगे, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए और वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि H+ कम पड़ रहा है।
SO4 भी, क्योंकि देखो H2SO4 ब्रेक हुआ, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, H प्लस दोनों ने दिया, पर क्योंकि SO4 तो वहीं खड़ा है, उसको तो कुछ हेल्प ही नहीं हो रही है, वो जैसा है वैसा ही है, तो इसी वजह से उसके रिस्पेक्ट में जो H प्लस होने चाहिए सोल्यूशन में वो ड्रॉप होने लगते हैं। इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि एसिडिटी जो नेचर है वो ड्रॉप हो रही है। उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल खुद को सैक्रिफाइस करके और H प्लस आयंस बनाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, एट एनी गिवन पॉइंट H प्लस आयंस बनते रहेंगे। कैसे बनते रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल खुद को ब्रेक करता रहेगा। आई बात समझ, यही चीज इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन करी है। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने धीरे से समझाया, आराम से समझाया। अब देख लेते हैं। सिंस SO4 2 minus ions migrate to the anode and H plus ions have been discharged. ये तो माइग्रेट करके गया है और ये H plus डिस्चार्ज ही हो गया है। सो इसका मतलब क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल डिक्रीज एट कैथोड। जो कैथोड पे, क्योंकि H plus डिस्चार्ज होता जा रहा है, तो इसीलिए जो कैथोड पे आपके जो प्रेजेंट है H plus आयंस, उसके कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप होती जाएगी। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की ओवरऑल एसिडिक नेचर ड्रॉप हो रही है। At anode, the discharge of OH negative disturbs the ionic equilibrium of water and to maintain it more water ionizes. तो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है हमेशा, जितने पॉजिटिव आयन है उतने नेगेटिव आयन होने चाहिए। ठीक है, जैसे ही तभी आपका वो कंसिस्टेंटली इक्विलिब्रियम में चलता रहेगा, जितने पॉजिटिव बन रहे हैं उतने नेगेटिव बन रहे हैं। पर क्योंकि H प्लस डिस्चार्ज होते जा रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में इतनी पॉजिटिव डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं, इस वजह से आपका आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। उस डिस्टर्बेंस को मेंटेन करने के लिए पानी का मॉलिक्यूल खुद को सैक्रिफाइस करता है। उस सैक्रिफाइस को करके वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, H2O ब्रेक हुआ H प्लस प्लस OH नेगेटिव में। ठीक है, द एक्सेस H प्लस आयंस thus produced and the SO4 minus ions present increases the concentration of sulfuric acid at anode. ठीक है, इसका मतलब जब उसके रिस्पेक्ट में उतने H प्लस आयंस आ गए तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन हो जाती है सल्फ्यूरिक एसिड की। Thus there is a decrease in acidity at cathode, increase in acidity at anode. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि कैथोड पे तो डिक्रीज हुई क्योंकि H प्लस डिस्चार्ज होते चले गए, और एनोड पे इंक्रीज हुई क्योंकि SO4 जो 2 माइनस है उसके रिस्पेक्ट में उतने H प्लस आयन प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, सेम बात है, बस घुमा फिरा के कंफ्यूज करने को लिख रखा है, पर आई होप आपको लॉजिक समझ में आया हो। ना समझ में आया हो तो मुझसे पूछ लेना। कैसे पूछोगे, ईमेल कर देना psclassesicsc@gmail.com। और अगर समझ में आ रहा है और वीडियोस में मजा आ रहा है तो मेक श्योर कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें एंड हेल्प अस मूव फॉरवर्ड एंड हेल्प अस इन रीचिंग मोर ऑडियंस। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी इसका पार्ट बचा है, रेशो वाली बात होगी। रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 2:1 बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, तरीके से समझना, आराम से समझना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लिखना भी आना चाहिए पर पहले समझ में आना चाहिए। जब हम पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, एसिडिफाइड वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पे क्या बन रहा है, OH नेगेटिव है, OH ने एक इलेक्ट्रॉन वहां पे दे दिया। जब आप अपने दूसरी तरफ आ जाओ, अच्छा इसे आगे सॉल्व करते हैं पहले। द कॉम्बिनेशन ऑफ OH फॉर्म्स वाटर इन द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब जो आपके ये एक OH था, ठीक है, एक OH को एक OH प्लस दूसरा OH, दो OH आपस में कंबाइन करे थे, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ। एक OH प्लस दूसरा OH कंबाइन करके उन्होंने क्या बनाया था, पानी बनाया था और ऑक्सीजन निकाली थी, करेक्ट। फिर आपने एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन कंबाइन करके O2 बनाया था। ठीक है, बात समझ में आई? अब अगर आप इस पूरे प्रोसेस को एक साथ लिखने की कोशिश करो तो क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि जब दो OH और दो OH एक साथ, मतलब चार OH जब कंबाइन करते हैं तो दो पानी के मॉलिक्यूल बनते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। इज दैट राइट? ऐसा ही होगा ना? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो दूसरा ऑक्सीजन है ये कहां से आएगा, ये तभी आएगा जब दूसरी तरफ एक और बार OH प्लस OH होगा, तभी एक और ऑक्सीजन आएगा। तो इसका मतलब ये पूरा प्रोसेस अगर मेरे को एक इक्वेशन में लिखना हो तो इसका मतलब यह है कि जब चार OH कंबाइन करते हैं तब दो मॉलिक्यूल पानी के आते हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आता है, करेक्ट। मतलब since 4 OH neutral particles are involved in the equation, so 4 electrons are lost। इसका मतलब क्या है कि ये
पूरा जो प्रोसेस है ये आउटकम, आउटकम मतलब कितना, 2H2O प्लस ऑक्सीजन निकालने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन आपके एनोड पे दिए जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन एनोड को दिए जाएंगे, तब जाके आपके 2 पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? इस बात को एक दिमाग के साइड पे रखो अभी। जब मतलब मैं रिपीट करती हूँ, एनोड पे 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे, तब जाके 2 पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। आई बात समझ? अब the formation of one molecule of oxygen at the anode releases 4 electrons and there is no built up of electrons in any part of the circuit. इस बात को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकालने के लिए आपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे एनोड पे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए के बदले में 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाहर आया। बात समझ आई? अब यही चीज अगर आप हाइड्रोजन के साथ करो, 4 हाइड्रोजन के आपके आयंस कंबाइन करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे, तब जाके 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो जो सेम, क्योंकि देखो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स का बिल्डअप नहीं होगा सर्किट में, अगर एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक तरफ से एक्सेप्ट हो रहा है, तभी वो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो निकल निकल के वेट करते रहेंगे, कहीं कोई इलेक्ट्रॉन का बिल्डअप नहीं होगा। अगर मैंने एनोड पे 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो कैथोड पे 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव होने चाहिए। ठीक है, सो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर में होता है। तो जब आपने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे थे, वही 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट करके 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनाए। इसका मतलब क्या है कि सेम नंबर से, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन का तो एक ही मॉलिक्यूल बाहर आया था और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं। दिस shows that the number of molecules of hydrogen is twice that of oxygen molecule. हाइड्रोजन के 2 निकले, ऑक्सीजन का 1 निकला। According to Avogadro's law, molecules can be substituted by volumes. आप वॉल्यूम्स के रिस्पेक्ट में भी बात कर सकते हो बिकॉज ऑफ Avogadro's law, क्योंकि हम गैसेस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर गिव्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। यही बात को बहुत ही तसल्ली से तरीके से एक सेंटेंस में लिख दिया गया है। मतलब 2H2O, आपने 2 पानी के मॉलिक्यूल लिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो उसके बदले में आपको 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिले और 1 ऑक्सीजन का। तो यहीं पे वो कहना चाहते हैं कि ये 2:1 का रेशो है। आई बात समझ? अब मैं आपको ये पूरा एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर, पूरा इलेक्ट्रोलिसिस जो है, एक बार रिपीट करेंगे स्टार्टिंग से। जो पार्ट ना समझ में आओ दोबारा समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर भूलोगे नहीं, ये गारंटी है। चलिए तो स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर क्यों ले रहे हैं, प्योर वाटर क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि जब हम प्योर वाटर की बात करते हैं, प्योर वाटर के अंदर सिर्फ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, आयंस प्रेजेंट नहीं होते। पर क्योंकि वाटर एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, मतलब उसके घर के अंदर लड़ाई चल रही है, थोड़ा थोड़ा घर के अंदर बंटवारा पहले से ही है, स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। मतलब क्या है, आयंस है, बस उन्हें अलग करने वाला चाहिए। मतलब बंटवारा हुआ है घर के अंदर, पर कोई आके एक बार इन्हें जोर से हथौड़ा मारने की देर है कि ये 100% अलग हो जाए। वो काम करता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, वो अंदर आएगा, लड़ाई कराएगा, आपके पोलर कोवलेंट कंपाउंड को ब्रेक करके आयंस बना देगा। आई बात समझ? दूसरी बात, सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि वो वोलेटाइल एसिड है। वोलेटाइल एसिड का मतलब वो ऐसे ओपन में पड़ा रहेगा तो ऐसे वेपराइज नहीं होगा। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि दोनों वोलेटाइल एसिड्स है। पता चला कि जब तक एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा ये दोनों हवा में उड़ चुके हैं, वेपराइज हो चुके हैं, वो हमें नहीं चाहिए। चलिए, पहली बात समझ में आ गई। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेफर्ड बिकॉज इट इज अ नॉन वोलेटाइल एसिड, while dilute nitric acid और hydrochloric acid are volatile acids. इलेक्ट्रोड्स कौन से यूज कर रहे हैं? प्लैटिनम फॉइल्स के यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड्स चाहिए, और कॉपर वायर हम यूज कर रहे हैं और 2 टर्मिनल से आपकी बैटरी से कनेक्टेड है। अब आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब वाटर इज अ प्योर स्टेट कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट इज अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड एंड कैन फॉर्म आयंस। आयन बना सकता है, घर में बंटवारा है, पर कोई बंटवारा कंप्लीट कराने वाला चाहिए। When traces of dilute sulfuric acid is added, जैसे ही आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, इस आयनाइजेशन को प्रोसेस पूरा करने के लिए। तो जब आपकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है,
एसिड की प्रेजेंस में विच इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, तो इस प्रोसेस को कैटलिसिस भी कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है इज ऑल्सो नोन एज कैटलिसिस। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। ये है आपका सेटअप। सेटअप काफी सिंपल है। आप अगर देखो तो सेटअप में भी आपको यहाँ समझ में आएगा कि ये वाला जो पोर्शन है जहां हाइड्रोजन कलेक्ट हो रही है, इट इज डबल इन साइज कंपेयर टू ऑक्सीजन की स्पेस। तो अगर बाय चांस एग्जाम में बनाना पड़ गया, ये चीज ध्यान में रखना कि जो आप हाइड्रोजन का गैप क्रिएट करोगे वो लगभग डबल होना चाहिए ऑक्सीजन के गैप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आयनाइजेशन ऑफ एसिडिफाइड वाटर। जब आपका, मैं आपको यहाँ साइड में बता देती हूँ, इक्वेशंस लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जब वाटर ब्रेक डाउन हुआ तो बना H प्लस प्लस OH नेगेटिव आयंस। जब H2SO4 ब्रेक हुआ तो आपका बना H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब अगर आप देखो तो पॉजिटिव वाले तो H प्लस ही है, तो H प्लस तो सॉर्टेड है, यही डिस्चार्ज होगा। OH नेगेटिव और SO4 माइनस में से SO4 माइनस को हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी ऊपर लाई करता है और OH नेगेटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे लाई करता है, तो इसीलिए OH नेगेटिव वुड बी प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज। ठीक है, इसका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा। अब डिस्चार्ज समझ लेते हैं। जब आपके पास H प्लस आयन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो आपके पास क्या बना H अकेला बहुत वेल्ला है, उसका मन नहीं लग रहा, उसने एक और H को ढूंढा और हाइड्रोजन बना दिया, हाइड्रोजन गैस। अब दूसरा देख लेते हैं OH नेगेटिव। OH नेगेटिव के अंदर एक और, पहले तो इसे न्यूट्रल करते हैं। OH नेगेटिव ने जाके अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो बन गया OH। अब अकेला OH क्या करेगा घूम के, तो उसने एक और OH से दोस्ती करी तो क्या बना, पानी बना और एक अकेला ऑक्सीजन बना। इस अकेले ऑक्सीजन को हो रहा है फोमो, उसने एक और ऑक्सीजन को ढूंढ के O2 बनाया। ठीक है, ये बात आई होप आपको समझ में आई। तो ये है आपकी बेसिक डिस्चार्जेस। अब आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है, H प्लस है, OH नेगेटिव है, SO4 2 माइनस है। बट अगर आपसे पूछा जाए पार्टिकल्स कौन कौन से प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे H प्लस, OH माइनस, SO4 2 माइनस और वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है क्योंकि जैसे ही आपका पूरा इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होता है, सारा का सारा वाटर एक बार में आयनाइज नहीं हो सकता, इसी वजह से आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब रिएक्शन एट कैथोड, जो हाइड्रोजन आयन है, इट बीइंग द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस माइग्रेट टू कैथोड, उड़ता उड़ता घूमता फिरता कैथोड के पास गया। सिंस द कैथोड इज द रिजर्वोयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, H प्लस ने गेन किया एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल हो गया, हाइड्रोजन एटम बनाया। ये हाइड्रोजन एटम अकेला घूम नहीं सकता, बहुत ही अकेला वेल्ला फील करता है, सो दो H को कंबाइन करके H2 बन गया। अब रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे SO4 2 माइनस भी पहुंचेगा, OH नेगेटिव भी पहुंचेगा, दोनों पहुंचेंगे पर डिस्चार्ज होगा OH नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी नीचे लाई करता है। मैंने आपको इक्वेशन बता दी कि क्या बनेगा, आपका पानी बनेगा और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा। ये चीज अब आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि जैस ये वाला पार्ट फिर से रिपीट कर रही हूँ आराम से। जब आपका SO4 2 माइनस माइग्रेट करके एनोड पे पहुंचा, पर दूसरी तरफ H प्लस आयन आपके डिस्चार्ज होते जा रहे हैं कैथोड से, तो ओवरऑल जो आपका पूरा सोल्यूशन है उसमें H प्लस आयंस कम पड़ जाते हैं। कम पड़ने का मतलब है कि जो आपका एसिडिक नेचर है कैथोड पे, कैथोड के आसपास जो एसिडिक फीलिंग है वो कम होती जाएगी क्योंकि H प्लस आयंस कम होते जा रहे हैं। और इसी के रिस्पेक्ट में अगर देखो एनोड पे, तो SO4 तो वहां खड़ा है, तो इसी वजह से वहां पे आपकी एसिडिक नेचर इंक्रीज होती जाती है। कभी भी जब आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो आपका एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है जिसे कहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, कि जितने आपके डिस्चार्ज हो रहे हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होना जरूरी है। इसको मेंटेन करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल खुद को सैक्रिफाइस करेगा। खुद को सैक्रिफाइस इसलिए करेगा क्योंकि H प्लस की कमी पड़ रही है तो उसे H प्लस पूरे करने हैं, तो H प्लस को पूरा करने के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस करके H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि पूरे सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। सो द एक्सेस ऑफ H प्लस आयंस दस प्रोड्यूस, तो SO4 के साथ वो प्रेजेंट होके मतलब इट विल क्रिएट एन इक्विलिब्रियम। बट एट दिस पॉइंट अगर आप देखो, द एक्सेस ऑफ H प्लस आयंस दस प्रोड्यूस्ड एंड द SO4 2 माइनस आयंस प्रेजेंट इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट एनोड। क्योंकि ओवरऑल आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो आपका जो ओवरऑल मेंटेनेंस है, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। दस देयर इज अ डिक्रीज इन एसिडिटी, कैथोड पे थोड़ा सा डिक्रीज होती है, एनोड पे हल्का सा इंक्रीज होती है,
पर वाटर खुद को सैक्रिफाइस करके इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देता है। ठीक है, अब आ जाओ ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट को मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। जब आप एनोड की बात करते हो तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे हो रहा है OH प्लस OH। इसने आपको एक पानी का मॉलिक्यूल दिया, एक ऑक्सीजन का। अब इसे एक ऑक्सीजन को एक और ऑक्सीजन ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे एक और OH को कंबाइन करके ये देखना पड़ेगा कि क्या होगा। इससे दोनों को ऐड करोगे तो यू एंड अप विथ 4OH। 4OH कंबाइन करके दो तो पानी के मॉलिक्यूल बनाएंगे और एक ऑक्सीजन का। मतलब टेक्निकली 4 इलेक्ट्रॉन्स जब एनोड पे गए, एनोड को जब 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए, उसके बदले में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाहर निकला। ठीक है, और वेयर एज जब आप अपने कैथोड पे आओगे तो कैथोड पे क्या हो रहा है कि आपके 4 अगर हाइड्रोजन है, उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो आपके 2 मॉलिक्यूल बने हैं हाइड्रोजन के। तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक तरफ डोनेट किए गए और एक तरफ रिसीव हुए, एक तरफ तो आपका आ रहा है ऑक्सीजन का अकेला मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ बन रहा है हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल। तो इनका रेशो डायरेक्टली हो गया 2:1 का, कि 2 हाइड्रोजन बन रहे हैं सेम अमाउंट पे और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है। दैट्स इट। तो आपका ये एसिडिफाइड वाटर है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल्स खत्म करे हैं। बहुत डिटेल डिस्कशन मैंने इसलिए किया है सो दैट जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में या एकदम बेसिक भी समझ में नहीं आता, उन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, ताकि बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में नहीं, बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है, आराम से पढ़ाया है, तसल्ली से पढ़ाया है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने is my complete agenda. So if you're a student who is struggling in electrolysis और concept नहीं समझ में आ रहे हैं, I hope I'm able to help you out and clarify those concepts. So this is it for today's session. Make sure that you subscribe to the channel, share this channel with your friends and let me know your thoughts कि आपको कहाँ ट्रबल आ रहा है, कौन से पार्ट समझ में नहीं आ रहे और आप मुझे रीच आउट कैसे कर सकते हो। You can write me an email at tsclassesicsc@gmail.com and I'm always looking forward to some wonderful emails from you students. So that is it for today and we'll catch up in the next session.